पहली बात, स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे आज जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को सीटेट का आज रिजल्ट आया, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आप सभी उस खुशी के पात्र हैं जिस खुशी के लिए आपने मेहनत किया था। और जो मेरे दोस्त अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एडवांस में शुभकामनाएं, क्योंकि वो आगे जाकर इसको ज़रूर पास करेंगे। तो हमारी तरफ से आपको पूरा बेस्ट दिया गया है, सब कुछ अच्छा मिला है। तो आज ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसी वीडियोज लगातार मिलते रहें। देर किस बात की है। डोली ने कहा 101 और 104, बहुत बहुत मुबारक हो डोली आपको। चलिए, तो मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। अब मेरे साथी जितने जुड़े हैं सबकी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो इसी तरह से पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। एक संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। सिंपल है। द लोकल वैल्यू ऑफ 3 एंड द नंबर 12,345 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू। याद रखिएगा, हम प्लेस वैल्यू जानते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, यानी बोथ आर सेम। आप लोकल वैल्यू बोलेंगे तो भी वही बात है, आप फेस वैल्यू बोलेंगे तो भी वही बात है। तो सॉरी, लोकल बोलेंगे प्लेस बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो लोकल वैल्यू और जातीय मान, निजी मान, व्यक्तिगत मान, फेस वैल्यू, ये सब एक हैं। तो आपने क्या देखा, आप सभी जानते हैं 3 के स्थानीय मान की अगर मैं बात करता हूं, इसमें 3 का स्थानीय मान आपको 300 मिलता है। इसमें से आपने इसका जातीय मान, अंकित मान, फेस वैल्यू, निजी मान, वास्तविक मान, रियल मान, ये सब इसमें से एक ही बात है। वो कभी नहीं बदलता, वो अपने प्लेस पर रहता है। तो आपने इसमें से 3 को घटा दिया, देन यू विल गेट आंसर 297। बहुत ही साधारण सा सवाल था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल लेकर जुड़ता हूँ, उसके बाद वो सवाल थोड़े से बड़े होते जाते हैं। तो सिंपल सिंपल सवालों को समझते चलिएगा और चीज़ों को देखते चलिएगा। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत सिंपल है, पढ़ूंगा नहीं मैं इसको, देखता हूँ कितने लोग इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 407928 को पढ़ा जाएगा कैसे। हाँ राजकुमार, बहुत दिनों बाद आए हैं राजकुमार। कैसा रहा रिजल्ट राजकुमार। संख्या का मान कभी नहीं बदलता। 40,928, 4,07,928, 4,79,028, 47,928। तो देखते हैं जवाब, समझना। अब ऐसे तो पढ़ते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 लाख, ओके, ये तो गलत हो गए। 79 यानी 79,028, 4,07,928, दो ऑप्शन है। तो 4,07,928, तो राइट ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाएंगे। क्योंकि अगर आप 4,79,000 की बात करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं इसको 79,000 नहीं है, 79,100 है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों का। एक और सवाल, तेजी से करेंगे सवालों को। क्वेश्चन है आपके सामने, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का एलसीएम क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। आपके सामने 4 वैल्यूज लिखी हैं, आपको बताएं इनमें से इसका एलसीएम कौन सा होगा। 1/18, 1/36, 30/5/9 या फिर 140/3। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, मैं डेली सवालों को समझाता हूं आपको 5:30 बजे। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम ऑलवेज भी क्या होता है कि आप जब भी भिन्न का निकालते हैं, फ्रैक्शन का निकालते हैं, तो क्या करते हैं, जो अंश और हर में भिन्न होता है मेरा, या इसको एनआरडीआर में आप समझ सकते हैं। तो जो ऊपर लिखा है एलसीएम निकालो, तो अंश का एलसीएम निकालो, बचे हुए का एचसीएफ निकाल दो। अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकाल दो। तो यहाँ पर उत्तर मिला है दिलबर जी का 1/36। तो देखते हैं दिलबर जी कितने सही हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग क्या करना है, 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का एलसीएम निकालना। तो मैंने क्या कहा, अंश एनआर, इन ऊपर वाली वैल्यूज को तो निकालना है आपको एलसीएम, और नीचे वाली को निकालना है एचसीएफ। तो 2, 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, आपने कहा अभी बताएंगे। 3, 9, 6 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, आपने कहा अभी बताते हैं। तो देखो, अगर मैं 5, 7, 4 और 2 के एलसीएम की बात करता हूं, इट वुड बी 140, 140 होगा ना।
चाहे तो देख लो आप, 7×5 = 140। और इनके HCF की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो इसका HCF 3 होगा। तो सबका आंसर गलत सा लग रहा है मुझे, रॉन्ग आंसर क्यों दे रहे हो भाई? तो क्या हुआ? अच्छा प्राइमरी की, तो इस बार प्राइमरी का दिया था राजकुमार आपने, तो क्या हुआ? 140/3 इज द राइट आंसर। 140/3 इज द राइट ऑप्शन। गलत जवाब क्यों दे रहे हो? सही जवाब देने की कोशिश करो। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, सवाल तो बड़े आसान से हैं, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि 567 567 567 को 567 से विभाजित किया जाए तो क्या बचेगा? ये सवाल आपके सामने है, देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। अच्छा प्राइमरी 103 तो काफी है, बस अब तो मेरिट के लिए पढ़ना है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, मुझे आपसे बहुत उम्मीद थी। चलो सवाल देखते हैं क्या मिलेगा। अगर इसको डिवाइड किया जाए 567 से तो क्वोशंट क्या होगा? तो क्वोशंट क्या होगा? लेट्स सी व्हाट विल बी योर क्वोशंट फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं जवाब क्या लाजवाब होता है या बर्बाद होता है, ये तो आप बताएंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो सिंपल थ्योरी है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 6 7 5 6 7 5 6 7, अब इसमें 5 6 7 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो 5 6 7 से इसको काटो तो ये पूरा संख्या एक बार कटा। अगले टाइम आप 5 कॉपी करोगे तो 5 में तो जाएगा नहीं, फिर 7 उतारोगे तब भी नहीं जाएगा, फिर ये बन गया 576, फिर एक बार, फिर आपने 5 उतारा, 5 नीचे लाए नहीं आया, 6 को लाए नहीं आया, फिर पूरा बन गया तो एक बार फिर से कट गया। तो द आंसर विल बी 1001001। आसान सवाल था। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7 को आपने 5 6 7 से जब डिवाइड किया तो दैट इज 1 टाइम, तो ये 5 6 7 यहाँ पर हुआ, ये तो कुछ नहीं है। आपने 5 ऊपर से नीचे लाए लेकिन वो 5 में तो जाएगा नहीं डिवाइड, तो आपने 0 प्लेस किया। आपने 6 उतारा फिर भी नहीं गया, फिर 0 प्लेस किया, तो आपने 7 कॉपी किया तो एक बार चला गया। अब फिर कुछ नहीं बचा, आपने 5 ऊपर से लिया फिर नहीं गया 0, 6 उतारा फिर नहीं गया 0, तो आपने फिर 7 लिखा तो फिर एक बार चला गया, तो 5 6 7 फिर कट गया। तो पूरा आंसर क्या मिला? ये वाला। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? नाइस। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। चलो 2/3 में कितने 1/6 हैं? हाउ मेनी 1/6 इन 2/3? सिंपल चुटकियों वाला सवाल है, देखूंगा कौन देगा इसका जवाब। 2/3 में कितने 1/6 हैं ये आपको बताना है। तो जवाब तो मिलने लगे हैं, सवाल भी मिलेंगे, जवाब भी मिलेंगे। लेट्स सी 2/3 में कितने 1/6 आप बताएंगे। तो सिंपल सवाल था। देखो मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि 50 रुपए में कितने 5 रुपए के सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे? 50 में 5 का डिवाइड करेंगे और आप बताएंगे 10 सिक्के हैं। सेम यहां पर करना था। उसने पूछा 2/3 में कितने 1/6, तो मैंने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करते तो अगली बार वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। 3 दूनी 6 4, तो 4 टोटल मिला आपको आंसर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वेरी नाइस, क्लियर होना चाहिए, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टन की संख्या बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। याद रखना एक बोतल में 750 ml जूस आता है, कोई बात नहीं है, आने दो जितना आ रहा है। ओके, उसने कहा यहां कि भैया 1 मिनट रुकना भाई, तो 450 आता है, याद रखना 450 ml आता है, और ऐसे 6 बोतल से एक कार्टून में से डब्बा पैक होता है, तो आपने उसमें डब्बा पैक कर दिया, कितना 6 डब्बे पैक कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने देखा टोटल कितना हुआ। अब 450 लीटर जूस भरना है आपको, ठीक है, 450 लीटर जूस भरना, तो कैसे भरोगे? जल्दी से बताओ आंसर, बहुत आसान सवाल है, ये टेट में है वो सवाल है। और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तैयार? समझना, जो आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है डोली, देख लेते हैं। देखो एक बोतल में आता है 750 ml, और एक पैकेट में, एक पेटी में
6 बोतल रखी गई हैं, तो मल्टीप्लाई कर दूँ 6 0 0 6 5 30 6 7 42 3 45, तो एक पेटी में 4500 ml आता है। यानी अगर मैं इसको लीटर में बदलूं तो 4.5 लीटर जूस एक पेटी में आता है। क्लियर? 4.5 लीटर एक पेटी में आता है। उसने कहा 450 लीटर को कितने लगेंगी, 450 में आपने 4.5 का डिवाइड कर दिया, दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, सो तो राइट 100 इज 100 पेटी लगेंगी भाई साहब आपको करने के लिए। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वेरी नाइस। ये बड़ा अच्छा लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है? बी नहीं होगा राजकुमार, बी क्यों होगा? 75 क्यों दे रहे हो भैया आंसर? सवाल समझ गए ना? तो 75 आंसर नहीं देना है, आंसर जो सोचा 100 तो 100 ही सही है। एक और, चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, बिना पढ़े जवाब देने की कोशिश करिएगा, मतलब पढ़ने के बाद। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी? देयर आर 239 टॉयज इन ए शॉप, 70 टॉयज वर बॉट, 152 सोल्ड, नंबर ऑफ टॉयज लेफ्ट। बात देखो, बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको सवाल सॉल्व नहीं करना है, आपको सवाल को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंपल एक चीज सॉल्व करनी है, जो लिखा वही तो लिखना है। आपकी दुकान में 239 खिलौने थे, 70 खिलौने और आप ले आए तो 70 जोड़ दिए, बिक कितने? 152 निकाल दो, यही आंसर है। सॉल्यूशन नहीं दिया है, सिर्फ आपको उसको धागे में पिरोना है, जो आपने आसानी से पिरो लिया। वेरी नाइस। एक और सवाल, खूबसूरती से जवाब। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, ये रहा, चलो देखते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतः ढकना है। देखिए सवाल हर तरह लेवल का होता है, हाई भी, मॉडरेट भी और टफ भी, तो तीनों होंगे आपके, हाई, मॉडरेट और लो, तीनों ही सवाल को साथ में लेकर चलना पड़ता है, इसलिए सवाल आपके सामने थोड़ा सा अलग है। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है? यानी द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ 10 मीटर लेंथ इज कंप्लीटली कवर्ड बाय विद द स्क्वायर टाइल्स। इफ द लेंथ ऑफ ईच टाइल इज 50 सेंटीमीटर, देन द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 400, 500, 200 एंड 300। तो देखते हैं आपका जवाब कैसे निकलता है, समझने की कोशिश करिएगा। आपने कहा एक वर्गाकार, ओके, तो कमरे की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका वर्गाकार कमरा, यानी स्क्वायर फॉर्म का रूम है। उसने कहा अभी वर्गाकार 10 मीटर लंबा है, तो 10 मीटर का मतलब क्या होगा, 10 मीटर ऐसे, 10 मीटर ऐसे। उसने कहा कि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50। अब समझते रहना, जब कमरा वर्गाकार है तो भाई आपने क्या देखा, और याद रखना ये टाइल बहुत कंफ्यूज करती है, सर 50 सेंटीमीटर की टाइल, चौड़ाई तो दी नहीं है, लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं दी है। लेकिन याद रखना यहाँ लिखा है कमरे को वर्गाकार टाइल से, टाइल पहले से डिफाइन कर दिया गया कि वो टाइल भी स्क्वायर फॉर्मेट की है। कभी आप सोच रहे हो कि सर लंबाई टाइल की दी है, चौड़ाई नहीं दी, क्योंकि ऊपर उसने लिखा है वर्गाकार है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइल 50 सेंटीमीटर की है। अब समझना 50 × 50 सेंटीमीटर की टाइल है, लेकिन ये तो मीटर में है, तो आपने क्या काम किया, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदला। तो सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 10 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में बदलेगा। तो इस कमरे का जो टोटल लेंथ है एक साइड, वो कितनी हुई, 1000 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर। अगर मैं इस कमरे के एरिया को, टोटल एरिया को टाइल, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगी। तो देखो 50 2 20, तो यानी कितना बना, 400 टाइल। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ना कि ऑप्शन नंबर बी। तो गलत जवाब दिया सभी लोगों ने, सही जवाब नहीं दिया किसी ने। आप सब ने गलत जवाब देने का प्रयास किया है। क्यों भाई, इतना आसान सवाल में आप गलत जवाब देंगे तो कैसे चलेगा। तो सवालों को थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, थोड़ा सा मजबूत बनिए और थोड़ा सा तेज करेंगे तो आपको बहुत आंसर, बहुत अच्छे से जवाब मिलेंगे। तो राइट ऑप्शन था बिल्कुल ए। क्लियर है सबका? कोई मेरा साथी जिसको समझ ना आया हो, क्लियर है? एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, ये रहा। जब निकुंज से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न क्या होगी? क्वेश्चन है, व्हेन निकुंज वाज आस्क्ड टू से
that 6/7 of a fraction. He accidentally divided that fraction by 6/7 and received 13/70, more than the correct answer. That would be different. What is the right answer? डोली एक बार और देखो, डोली सुनिएगा, सवाल समझने की कोशिश करिएगा कि भाई वर्गाकार कमरा है 10 मीटर का, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया आपने। सेंटीमीटर कितना बन गया? 10 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 1000, तो मैंने लिखा 1000 सेंटीमीटर उसकी लंबाई। शादी भुजा तो वर्ग का क्षेत्रफल तो यही होता है ना। तो अगर मैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूँ, भुजा स्क्वायर 1000 × 1000। टाइल भी आपकी वर्गाकार थी जो 50 की थी, तो 50 × 50 एक टाइल का एरिया हो गया। तो मैंने पूरे कमरे के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? टाइल्स की संख्या 400। अब कर लेंगे, चलो। जब निकुंज से किसी भिन्न का 6/7 बताने के लिए कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग कर दिया। समझना सवाल को क्या है, क्या करता हूं। अब ये निकुंज भैया थे, उन्होंने क्या कहा, कोई भिन्न सपोज ए थी, उनसे कहा गया भाई साहब से कि इस भिन्न का 6/7 बताओ। तो भाई साहब ने 6/7 बताने की जगह क्या कर दिया, उसमें ए में 6/7 का भाग कर दिया, तो 7 ऊपर आ गया। तो ये क्या हो गया? 7a/6 हो गया। समझते रहे ना। उसको कहा तो ये क्या था, 6a/7 निकालने के लिए, उसने निकाल क्या दिया? 7a/6 ये निकाल दिया। अब क्या करें? उसने कहा जब दोनों का उत्तर चेक किया गया तो उत्तर सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। यानी अगर मैं बात करूं भाई, अगर इन दोनों को घटाया जाए तो उत्तर कितना आएगा? अंतर निकल जाए 13/70 ही आना चाहिए ना। तो आपने क्या किया? आपने एलसीएम लिया क्या? दैट इज, इधर यहां तक समझ में आया ना सबको? यहां तक क्लियर है? तो उत्तर अधिक प्राप्त हुआ है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हमने क्या दिया? 7×6 42, 42 इसका एलसीएम आया, तो 7×6 42, 6×6 36, माइनस 6 7 49 ए। अब इसको मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कर लूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, वैसे कर देते हैं। अदरवाइज मुझे इसमें से ये घटाना था, 7a/6 माइनस का 6a/7 है ना, इजिकल टू 13/70। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे 42, अगर प्लस में लाना है उत्तर, तो 6 7 42, 7 7 49a माइनस 36a इजिकल टू 13/70। यानी 49 में 36 का 13a इजिकल टू 13/70 गुना 42, और 13 को भी इधर भेज दिया, तो कितना हुआ? 42/70। तो 14 थी 42 और 14 पंजे 70, तो 3/5 वो भिन्न होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 था। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ये नेगेटिव से भी निकालोगे तो आप उत्तर जब भी पॉजिटिव देंगे, क्योंकि भिन्न में नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं दिया है। तो अगर कोई ऐसे भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन भिन्न वही मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया सवाल आप लोगों को? मतलब वेरी नाइस। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। किसी बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। आदेश अवदेश रिपीट करूं? ओके, दोबारा समझ लो, फिर से समझा देता हूं, नहीं दिक्कत। अवदेश देखो, सवाल समझने की कोशिश करना। ये एक भिन्न थी, उसने कहा एक भिन्न है ए, 6/7 निकालो, ठीक है। उसे कहा तो ये गया था, उसने क्या गलती से कर दिया? भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। यही तो बना, ऊपर ही ऊपर चला गया, नहीं 6a/7 निकाल दिया उसने। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ उसको कहा तो ये करने के लिए गया था, उसने ये कर दिया। जो उसने क्या पाया कि इन दोनों का अंतर, एक मिनट, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया कि 6a/7। वेट एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया, एक मिनट रुकना। हाँ, फिर से बता रहा हूँ, मैंने ऊपर यहाँ रॉन्ग से लिख दिया है। मैं कह रहा बहुत देर से क्या कर रहा हूँ। कहा था 6/7 से गुणा करने के लिए, तो 6a/7 निकालने के लिए कहा था, भाई साहब ने 7a/6 कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ? आपने देखा दोनों का अंतर, तो यानी 7/6a में से अगर आप 6/7 घटाते तो उसने बोला उत्तर कितना ज़्यादा आता है? 13/70। तो आपने 13/70 लिख दिया। अब इसने आपने एलसीएम लिया, 7×6 42 इसका एलसीएम आया, तो 6 7 42, 7 7 49a
माइनस का 6×36 इजिकल टू 13/70। अब क्या हुआ, जब 49 में से आपने 36 निकाला तो कितना बचा, 13A इजिकल टू 42 को उधर भेज दिया, 13/70 गुणा 42। अब क्या हुआ, ए को भी इधर भेज दिया, तो व्हाट इज इक्वल टू ए, 13/70 मल्टीप्लाई बाई 42/13, 13 कट गया तो कितना हुआ, 14 से काटे, 14 3 42 और 14 5 70, तो राइट ऑप्शन 3/5। इज इट क्लियर, अभी समझ में आया, ओके है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, ये रहा। किसी बक्से यानी एक आयताकार बक्सा, देखो लिखा आयताकार है लेकिन वो दिखने में आयताकार है, लेकिन उसके 3 डायमेंशन दिए हैं, तो आप समझना कि वो क्यूब है, क्यूबॉइड है। तो एक आयताकार बक्सा जिसकी आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 1 घन सेंटीमीटर वाले 8664 घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। क्या बात है, बड़ी तेजी से आंसर दे दी डोली ने तो भाई। चलो देख लेते हैं डोली कैसे किया सवाल। सवाल समझना, आपके पास एक बॉक्स है ये वाला, जिसकी आंतरिक लंबाई ये है, तो ये उसने बोला 4, 3 और 2, तो एक बॉक्स का आयतन आप निकाल लेंगे। उसने कहा मेरे पास ऐसे ऐसे इतने सारे हैं, तो कितने मुझे डब्बे चाहिएंगे, कितने पैक चाहिएंगे। अब आपने कहा कि सर जितने भी थे ना आपके पास, इतने घन थे, ये डब्बे का साइज है, तो इस वाले आयतन में डब्बे के आयतन का डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। तो कर दें, तो देखो इसको काटें हम, तो 2 से काटते हैं पहले इसको, चलो 4 से काट ले, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2, 4 छंग 24, माफ करना 4 छंग 24। अब 3 से काटें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब 2 से काटें, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 361। इज इट क्लियर, 361 लगेंगे भैया, ये बात समझ में आ गई आपको 361 कैसे लगे। तो टोटल मेरे पास इतने घन थे, एक डब्बे का वॉल्यूम ये था, तो मैंने जितने भी घन मुझे पैक करने थे उसमें डब्बे के जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दिया, मुझे पता लग गया, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। चलो ये तो मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेट में आते हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 मिनट होते हैं, 2 किलोग्राम और 30 ग्राम 2030 किलोग्राम होते हैं, 3 लीटर और 80 मिलीलीटर 380 मिलीलीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इन सवालों को करने की कोशिश बिल्कुल करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ऐसे सवाल आपको टेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरा फोकस करिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा और आपको सवाल के जवाब लगातार मिलेंगे। लेट्स सी क्या आंसर होगा आपका, चेक कर लेते हैं और जानते हैं आपका जवाब क्या है। डोली ने कहा 4, सबसे बड़ा यही है ना, इसलिए सभी लोग इसी को बताते हैं, सबसे बड़ा देखने में ये लगता है ना तो इसे बता देते हैं ये सही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप समझते हैं पहले सवाल का मीनिंग क्या है, फिर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। 3 घंटे 14 मिनट, तो 3 घंटे में होती है मिनट 60, 1 घंटे में 60 और 14 जोड़ दिए, 180 प्लस 14 बराबर 194, एकदम सही लिखा है। 2000 ग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, प्लस 30 जोड़ दिया तो कितना होगा 2030, ये भी सही लिखा है। 1 मिलीलीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो ये क्या होगा 3 लीटर में कितने हुए, 3 गुणा 1000 प्लस 80, तो 3080 ml होगा, ये गलत लिखा है। इसको भी चौथे वाले को प्रूफ कर देता हूँ। ये क्या था, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 10 सेंटीमीटर भुजा की बात करोगे तो 100 होगा, 10 100 मोटी सी बात है। 100 सेंटीमीटर लंबाई एक आयत की और चौड़ाई कितनी है 0.1 है ना, 0.01, तो भाई 0.01 को मीटर में बदलूं तो 100 की गुणा करनी पड़ेगी, इट विल गिव यू 1 सेंटीमीटर, तो 100 गुणा 1 बराबर 100, तो इसका भी 100 सेंटीमीटर, इसका भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 3080 होना चाहिए बिल्कुल। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब है।
इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो गलत है वही ढूंढना था, आपको आपने ढूंढ लिया। वन मोर क्वेश्चन गाइस फॉर यू, ये रहा। चलिए, एक चॉकलेट के बराबर भाग है 12, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट का बचा हुआ भाग कितना है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। ओके, समझते हैं सवाल, मैं बता देता हूं। देखो, मंजू के पास थी 12 चॉकलेट, उसने कहा 12 का 1/4 किसको दिया? 3, वो दे दिया उसने अंजू को। 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग किसको दे दिया? वो दी सुजाता को। और इसका 1/6 भाग फिजा को। अब टोटल चॉकलेट कितनी बच गई? 4, 3, 7 और 2, 9 बट गई। अब कितनी बची? 12 में से 9 बट गई तो 3 बची। ए, आसान सवाल का आसान जवाब ने दिया है बहुत ही खूबसूरती से। ऐसे ही जवाबों की मुझे आपसे उम्मीद और अपेक्षाएं हैं, तो यही जवाब आपके बने रहना चाहिए। 13 का डी क्यों? अवधेश, डी क्यों आएगा? 4, 3, 7, 2, 9 ही तो, 12 में से 9 निकालो, 3 ही तो बची। एक और सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नंबर? इनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा, ये आपको बताना है। विच वन इज द हाईएस्ट नंबर? 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर या 2 × 2 का होल स्क्वायर? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। इसमें आप लोग सोच रहे होंगे सवाल का जवाब कौन सा दिया जाए। देखो, ऐसे सवालों को ये होते हैं सवाल घातांक, जिनको इंडिसेस भी बोलते हैं। इंडिसेस, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो आपने देखा 2 + 2 + 2, इसको अगर मैं पुट करता हूं तो 2, 2, 4, 2, 6 की पावर 2, जो होगा 36। इसको करते हैं 2 + 2, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बराबर 256। इसकी बात करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसकी बात करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर बराबर 64। तो कौन सा बड़ा है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई इसमें? ऑप बी इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बी इज द राइट ऑप्शन। तो सही संख्या है बी इज द करेक्ट आंसर फॉर यू गाइस। आसान सवाल था, आसानी से आपने निकाल लिया, क्योंकि ए से 36, बी से आपको मिलता 256 और वही बड़ा है। वन मोर क्वेश्चन। चलो, संलग्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है ना ओ, और एक्स ओ और ओ वाई पर लंब है, ठीक है। यदि ट्राइंगल एक्स ओ वाई का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखते हैं सवाल का जवाब क्या देते हैं। सिंपल सवाल है, चाहूंगा ओ वृत्त का केंद्र है और ये एक दूसरे पर लंब है, तो मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिले। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, चाहूंगा जवाब भी बढ़िया सा मिले। तो यहां पर जवाब मिलने लगे हैं सबसे पहले आप लोगों के। चलो देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या था, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना, पहले प्रॉपर्टी समझो सवाल में। ओ वृत्त का केंद्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा ओ एक्स ओ वाई पर लंब है, यानी ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। यदि ओ एक्स वाई, अब इसका एरिया दे दिया, अब समकोण त्रिभुज बन गया अंदर, आपको राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल का आपको दिया है क्षेत्रफल, एरिया दिया है, आएगा बिदौली देखो
कितना दिया है? 32 वर्ग इकाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 32 वर्ग इकाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं इसको भी आर आर मानूं तो क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार भी इसका आर है, ऊंचाई भी आर है, बराबर 32। 2 को उधर भेज दिया। आर स्क्वायर बराबर 32 गुना 2 64। आर स्क्वायर बराबर 64। तो आर बराबर 64 का वर्गमूल दैट इज 8। तो इसकी जो रेडियस है वो 8 है। और अगर इसकी रेडियस 8 है तो आप क्या कहते हैं? किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहते हैं सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब लगाना नहीं आपको ये वाला कभी करना हो, क्योंकि यहाँ आंसर में पाई लिखा है सिर्फ। तो क्या करेंगे? यहाँ लिख देता हूँ इधर। तो पाई आर का स्क्वायर 8 स्क्वायर दैट इज 64 पाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। अभी समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाइयों? क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को परेशानी हो तो बताओ। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखूंगा उसका भी आंसर आप मुझे क्या देते हैं। तैयार हो जाओ सब लोग जल्दी से कूच करने के लिए। लेट्स सी आंसर। आप समझ गए ना? वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन, चलो बताओ। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? अगर मैं पेडागोगी पक्ष की बात करूं तो सवाल है आपका, इस सवाल को करिएगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्राविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है, सीखने की क्रियाओं से होता है। तो देखता हूं आपका जवाब क्या मिलता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? तो देखते हैं, सीखने की क्रियाओं से जवाब मिला। लेकिन आपको बता दूं, देखिए मूल्यांकन का संबंध विषय वस्तु की बात तो होती है, मूल्यांकन प्राविधि होती, मेथड, जिनमें आप बोलते हैं लिखित है, रिटन एग्जामिनेशन है, मौखिक है, ये सब इसमें आते हैं, है ना। विषय वस्तु होती है जो कंटेंट आप पढ़ते हैं, उद्देश्य होते हैं जो उसके ऑब्जेक्टिव और सीखने की क्रिया, बच्चे ने क्या सीखा, बच्चों को सिखाने के लिए आप कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, लर्निंग एक्शन कौन कौन से हैं। तो सब लोग बता रहे हैं लर्निंग एक्शन, लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? अब जब इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इवेल्युएशन ये नहीं देखता कि उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा है, या कौन सी विधि से उसका इवेल्युएशन करना है, या उसने क्या सीखा है नहीं सीखना। सिर्फ मूल्यांकन ये देखता है कि उसको उपलब्धि क्या प्राप्त हुई है, उसको अचीवमेंट क्या प्राप्त हुआ है, अचीव क्या किया है। ओ टिल्लू पटनायक, आपके नंबर कम रह गए टिल्लू, 79। कैसे, कुछ प्रॉब्लम थी टिल्लू? आई थिंक आप क्लास में मेरी पहली बार जुड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टिल्लू का तो मैं बहुत नाम लेता हूं, लेकिन आज पहली बार मुझे टिल्लू मिले हैं। टुल्लू, ओके। तो अब याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है कि बालक की उपलब्धियों की जांच करना। क्या एम है कि बालक ने क्या उपलब्धि प्राप्त की, वो 10वीं क्लास में, 5वीं क्लास में, दूसरी क्लास में कितने प्रतिशत नंबर लेकर आया, कौन सी ग्रेड प्राप्त की, उसका कौन सा रैंक आया, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं, है ना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। तो ये सब चीज इस पर आती है। तो मूल्यांकन का संबंध सीधा जो होता है वो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव से होता है, ना कि विषय वस्तु से। ठीक है, कि उसने क्या सीखा क्या पढ़ा, ना कि मूल्यांकन की विधियों से कि उसने कौन कौन सी विधि पढ़ी है, और ना कि सीखने की क्रियाओं से। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं साहब? क्लियर है? और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 82। ओ थोड़े से कम रह गए, 8 नंबर कम रहे आपके, 8 नंबर और बढ़ जाते तो आपका अच्छा से कल्याण हो जाता। ठीक है, एक और सवाल ले लें, हालांकि मेरा टाइम तो ओवर हो चुका, फिर भी इस सवाल को लूंगा, उसके बाद बाय बाय करूंगा आप लोगों से। यदि एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है तो इसका आशय क्या? बुद्धि लब्धि सब जानते हैं, हाँ टेट हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलता हूं कि अगर आप करेंगे तो मैं टेट आपका क्लियर करा दूंगा, मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा मेरी तरफ से। चलो, यदि एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 100 है, IQ लेवल, इफ ए स्टूडेंट हैज एन IQ लेवल ऑफ 100, इट मींस दैट व्हाट? विद्यार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, विद्यार्थी का बुद्धि स्तर उच्चतम है, विद्यार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, या विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो शायद आपको पता होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, IQ लेवल को आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं MA/CA × 100, है ना, यही तो निकालते हैं।
यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। या आप कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको मेंटल एज बोलते हैं, इसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। तो IQ हमेशा क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो अपने आई को निकालने की बात की, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने कहा IQ लेवल 100 है, तो उसने आपने यहाँ पर 100 पहले ही पुट कर दिया, इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 को इधर भेज दें तो MA अपॉन CA इज इक्वल टू वॉट, 100 अपॉन 100, यानी MA अपॉन CA इज इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसे करूं, इसको उधर भेज दूं तो क्या बनेगा, MA इज इक्वल टू CA। बात समझ में आई, MA इजिकल टू CA। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप किसी बालक की बुद्धि लब्धि को चेक करते हैं तो आपको यह मिलता है कि MA इजिकल टू CA। तो अगर किसी बालक की बुद्धि लब्धि, बुद्धि का स्तर 100 के बराबर है तो वो हमेशा उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर होंगी। या आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हैं तो उसका बुद्धि लब्धि क्या होगा, उसका IQ लेवल क्या होगा। याद रखिएगा, अगर किसी बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर होती हैं, यानी उसकी मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज अगर दोनों बराबर हैं तो हमेशा उसका IQ लेवल 100 होगा। क्लियर है, अच्छा सवाल था, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने अच्छे से इसका आंसर भी जान लिया होगा। आज के बाद इसमें गलती नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। ओके, आगे बढ़ूं, एक सवाल और लूं या फिनिश करूं, आप बताओ। चलो, तो यहां पर चलो आज इतना, मुलाकात करेंगे आपसे कल, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा आपके वीडियो को लाइक करने का। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो जरूर बताइएगा। तो चलता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें शाम के समय। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए गुड डे, हैव फन दोस्तों, थैंक यू।